हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों सबसे पहले ये बताओ, टेस्ट में कोई करेक्शन थी क्या? ग- गुरसाहिल, जो आप कह रहे हो वो समझ तो आ रहा था वैसे, मतलब वरुण, आपने वो रिपोर्ट कर दिया था जो आप कह रहे थे। मेडिकल में एक क्वेश्चन था जिसके आंसर 3 आ रहे थे, वो फील्ड लाइंस वाला। अच्छा, यहाँ मुझे आज क्वेश्चन नंबर भेज देना उसको। हाँ जी बच्चों, ये कर लिया सबने काम जो मैंने दिया था? ओके। तो जे पार्ट का था मैंने। हाँ जी बच्चों, इससे बताओ कोई डाउट? बोलो बच्चों, इससे कोई डाउट? तो सेवेंथ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मतलब सेवेंथ क्वेश्चन का मीनिंग है कि मतलब इट इज द पार्ट ऑफ सम सर्किट, राइट? ये मत सोचना कि करंट कहाँ से आ रहा है, कि क्लोज लूप नहीं बन रहा। अच्छा, एक सिक्स में तो ये हमने किया नहीं है, बट वो गैल्वेनोमीटर जी रीड जीरो का क्या मतलब है कि उस ब्रांच में करंट जीरो है। ठीक है। आप बच्चों बताओ, कोई डाउट है एक्सरसाइज जीरो में? क्लियर है ये सारा? जे पार्ट। एक्सरसाइज वन बच्चों।
हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट? इसमें कि 11 हो सकता है ना हुआ हो, अभी इसमें ये पावर की बात हो रही है। ठीक है। हाँ, हाँ वो छोड़ दो, कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन बच्चों, बस ये ध्यान रखना है कि जो बैटरीज है उनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी है। तो बस ऊपर वाले और नीचे वाले लूप्स में, दो लूप्स में इक्वेशंस बन जाएंगी। राइट। ओके। तो बच्चों और देखते हैं हम टाइप ऑफ सर्किट्स। हाँ, 3 की डिस्कशन एंड में करेंगे। पहले करके थोड़ा सा। तो बच्चों आपको याद होगा, जैसे मैंने बताया था आपको, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स, जिसका हमने लास्ट टाइम मेथड सीखा था किरचॉफ। राइट। तो ओनली प्रॉब्लम विद किरचॉफ इज इट इज अ बिट लेंथी, तो हम उसके अलावा भी कुछ और टेक्निक्स यूज करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, ये जो टेक्निक है पर्टिकुलर, जिसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या है। So this is the arrangement like this. तो अच्छा ध्यान से देखो, किस तरीके का अरेंजमेंट है। इसमें हम मान रहे हैं कि ये करंट यहाँ से आ रहा है आई, ये कुछ आपस डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो भी हुआ, और फाइनली आई। तो मुझे ध्यान से देख के बताओ कि इस सर्किट में कौन से रेजिस्टर्स सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है।
बताओ भाई। कौन से सीरीज में है बच्चों, कौन से पैरेलल में है? यस, तो अगर आप देखो तो कोई भी नहीं है ना, कोई भी रजिस्टर सीरीज पैरेलल में नहीं है। सबको ये दिख रहा है बच्चों? ओके, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझो कि ये कैसा अरेंजमेंट है। बेसिकली ये क्या है कि जो करंट का एंट्री पॉइंट है वहां पे करंट दो रेजिस्टर्स में बढ़ रहा है, ठीक है। वो दो रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, राइट। और वहां से ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जहां से करंट एग्जिट कर रहा है उधर भी वो दो रेजिस्टर से करंट मिलके आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये आपको ध्यान से समझना है कि ये किस तरीके का एक 5 रेजिस्टर नेटवर्क है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये किस टाइप का नेटवर्क है, ठीक है। एंट्री पॉइंट पे दो रेजिस्टर्स, उनके बीच में एक, ऐसे ही एग्जिट पॉइंट पे दो रेजिस्टर्स, और R5 उनके लिए भी के बीच में आ गए, ठीक है जी। तो अब बच्चों इस केस में इट टर्न्स आउट कि अगर ऐसा हो रहा हो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, इसको हम कहते हैं आज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ऐसा हो रहा हो देन नो करंट फ्लोज थ्रू आर। तो उस केस में मतलब बेसिकली जो करंट ऊपर से आ रहा है वो सीधा ऊपर से निकल जाता है, जो करंट नीचे से आ रहा है वो नीचे से निकल जाता है। तो R5 बेसिकली किसी काम का नहीं रहता। तो बच्चों किरचॉफ से प्रूव करने की कोशिश करो फटाफट।
हाँ बच्चों, हो गया। बच्चों, हो गया। ओके, तो बच्चों बेसिकली इफेक्टिव सर्किट क्या बन गया? कि ऊपर वाले रेजिस्टर्स भी सीरीज में हो गए और नीचे वाले रेजिस्टर भी। करेक्ट। तो जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब उसमें मेन बात ये होती है कि आपको देख के समझ आ जाए कि वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, डेरिवेशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि देख के समझ आना कि बैलेंस्ड है। ठीक है, तो कई बार वो फिगर को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना देंगे, बट होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इसका बताओ बच्चों, क्या आंसर बनेगा?
अंतिरथ ठीक है। चैतन्य वरुण ठीक है। ऋषि ठीक है। वरुण ठीक है। बाकी बचे सारे आंसर करो। आस- आस्था नवदा ठीक है। जसगीत हर्षल ठीक है। राइट बच्चों, तो सबको समझ आ गया कि कुछ नहीं है, कि बस वो जैसे मैंने समझाया था, अगर वैसे सोचोगे तो सिचुएशन तो वही है ना, सिर्फ इतना फर्क है कि वो 3R वाले को हॉरिजॉन्टल दिखा दिया है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप इसको इमेजिन करो कि आपने इसको ऐसे घुमा के वर्टिकल कर दिया, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुझे गलत गया, 5 आ रहा है। वरुण विदुषी, ठीक है। निष्ठा, आशीष, मनकीरत, ठीक है। हर्षल ठीक है, गुरसाहिल ठीक है। चैतन्य कुछ गड़बड़ हो गई। राइट, तो कैसे किया बच्चों इसको? नहीं, हमें तो कुछ गड़बड़ है। अपना ठीक है। हाँ बच्चों, सबको समझ आया ये क्वेश्चन कैसे करना है? सी, क्या करोगे आप? देखो, व्हाट यू कैन डू इज, देखो, अगर आप, जैसे मैंने समझाया था, अगर आप वो पॉइंट सोचते, करंट जहां से एंटर कर रहा है वहां से दो रेजिस्टर्स में डिवाइड हो रहे हैं, है ना? करंट जहां से एग्जिट कर रहा है वहां भी दो रेजिस्टर से ही एग्जिट कर रहा है, और उनके बीच में एक कॉमन रेजिस्टर है, इजंट इट? जब इस तरह सोचोगे तो एकदम माइंड में आएगा कि हाँ, की सिचुएशन तो व्हीटस्टोन वाली है। अब तो फर्दर बस ये चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे कि अगर आप ध्यान से सोचो, देखो आप इस ब्रांच को उड़ा दो, इधर से इसको उड़ा दो। जस्ट इमेजिन कि हमने इस वायर को श्रिंक कर दिया, 5R वाली को। तो 5R वाली श्रिंक करके ऐसे लग गई, और ई वाली को हमने थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे बना दी।
बताओ बच्चों, सर्किट में कोई चेंज आया? तो क्लियरली एक बैलेंस्ड ब्रिज है ना बच्चों? क्लियर हो गया सबको? हमें तो क्लियर। ठीक है बच्चों, प्लीज माइंड में रखो, है ना, कैसे हिंट मिलेगा आपको व्हीटस्टोन का? एक तो जहां 5 रेजिस्टर हो, दूसरा जैसे मैंने समझाया आपको, राइट? ओके। अच्छा, ऐसे ही फर्दर व्हीटस्टोन को मतलब एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट मतलब ये किस टाइप का होता है, लाइक दिस, देखो। मान लो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली और रेजिस्टर्स लगाता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर भी अगर तो ऐसा हो जाए, ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन, मतलब जितना भी आगे। तो देयर विल बी नो करंट। ठीक है, इस तरह भी बच्चों एक्सटेंड कर सकते थे, और एक हम इस तरह भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी बच्चों यही बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट। तो मतलब अगर आप चाहे हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर दो तो वो वाली रेशो, चाहे ये यहाँ पे ये रेशोज चेंज होंगे।
समझ गए बच्चों? ठीक है, यू शुड ट्राई टू प्रूव दीज। घर पे करना इसको ट्राई। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको? वीट्स ऑन ब्रिज। तो बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा कि बेसिक इंपॉर्टेंस क्या बन जाती है कि किरचॉफ से अगर ऐसी सर्किट को हम करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? तो इसलिए हम कई जगह पे ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखते हैं। देख लो बच्चों ध्यान से, कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। ये बच्चों ओके। नेक्स्ट बच्चों एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल टेक्निक। ठीक है, तो वेरी सिंपल टेक्निक, छोटी सी टेक्निक है। कुछ एग्जांपल से ही समझते हैं। तो मान लो इस तरीके का सर्किट है, ठीक है, और आप देख सकते हो कि जैसे हमने ये ऊपर और नीचे दो वायर्स बना दी, ठीक है, कोई रेजिस्टर नहीं है इनके बीच में, दीज आर जस्ट टू वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स, राइट? बच्चों बताओ इन दो वायर्स को बनाने का क्या इफेक्ट होगा? तो बच्चों मतलब टेक्निक सिंपली है कि कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ठीक है, दे आर एट सेम पोटेंशियल। तो बहुत फायदा हो जाता है अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया हो। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है बच्चों, देखो मान लो एक्सट्रीम पॉइंट्स को ए और बी बोल दो, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या कहते हैं, अब ऊपर वाली वायर को देखो, ऊपर वाली वायर पॉइंट बी को ये बीच में कनेक्ट कर रही है ना? तो इसका मतलब जहां इसने बीच में कनेक्ट किया उस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी हो गया, मानते हो बच्चों? ठीक है, ऐसे ही जो नीचे वाली वायर है वो ए पॉइंट को कनेक्ट कर रही है यहाँ इन बिटवीन, तो इस इन बिटवीन वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल ए हो गया।
राइट। तो तो हम बच्चों क्या करते हैं, जब जैसे ही हमें कोई ऐसा पॉइंट्स दिखते हैं जो वायर से कनेक्टेड है, उनको ऐसे लेबल कर देते हैं और फिर हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। हो सकता है हमें कुछ केसेस में ऐसे ही दिख जाए, अगर एकदम सिचुएशन ना क्लियर हो रही हो तो रीड्रॉ करने में कोई बुराई नहीं। तो हम रीड्रॉ कैसे करेंगे कि जैसे हम कहेंगे कि भाई अब R1 सर्किट किन दो पॉइंट्स के बीच में, R1 रेजिस्टर सॉरी, वो हो गया A और B के बीच में। R2 रेजिस्टर किन दो पॉइंट्स के बीच में, वो भी A और B के बीच में ही है। सिमिलरली R3 भी A और B के बीच में आ गया। राइट बच्चों, तो बस तीनों पैरेलल में आ गए और इससे सॉल्व कर। टेक्निक समझ आई बच्चों? हाँ बच्चों, सबको आई समझ के नहीं? ओके, चलो एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। बच्चों सेवंथ क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, सिक्स्थ एंड सेवंथ क्वेश्चंस।
हो गए बच्चों? तो बच्चों हो गए कि नहीं? और बच्चों इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट बच्चों टेक्निक है इनफाइनाइट लैडर। ठीक है, तो एक बच्चों इस तरीके से ऐसे एक अरेंजमेंट बनाओ रेजिस्टर्स का, जो कि ऐसे आगे बच्चों एक्सटेंड होता जा रहा है टिल इंफिनिटी। ठीक है, बना लिया बच्चों सबने? एक बच्चों इन बिटवीन ऐसे डॉटेड लाइंस दिखाओ पी एंड क्यू। सबको ये दिख रहा है बच्चों कि सेम पैटर्न ही मतलब रिपीट होता जा रहा है, आगे कंटिन्यू होता जा रहा है टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो मतलब वो सेम पैटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी नेटवर्क ले लो जो इंफिनिटी तक जा रहा है, कंडीशन है इसकी मतलब सेम ही होना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों होगा क्या, क्या हर कोई ये समझ सकता है कि जो जैसा अभी दिख रहा है बच्चों, मतलब मान लो हम ए और बी पॉइंट से देख रहे हैं कि हाँ जी एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स है, तो जैसा ए और बी से दिख रहा है बच्चों, अब देखो ऐसे
क्या बिल्कुल सेम वैसा पी और क्यू से भी दिखेगा आगे की तरफ? है ना, जब इन्फिनिटी तक ही जा रहे हैं। ए और बी को भी यही दिख रहा है कि इन्फिनिटी तक एक नेटवर्क जा रहा है, पी और क्यू को भी यही दिखेगा कि इन्फिनिटी तक एक नेटवर्क जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हैं जिनकी एक पर्टिकुलर टेक्निक है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस एक्स है, ठीक है, नेट। तो तो फिर बच्चों जो पी एंड क्यू के बीच में रेजिस्टेंस होएगी उसके राइट पे वो भी एक्स ही होनी चाहिए, इजंट इट? तो हम बच्चों इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। एक बार ट्राई करो सर्किट रीड्रॉ करके कैसा बनेगा। तो ये बच्चों इस तरीके से बन जाएगा ना सर्किट। पी क्यू के आगे वाला तो सारा एक्स ही बन जाएगा। करेक्ट। तो इसके हिसाब से अब ए और बी के इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गई, इस तरह से देखो बच्चों। राइट, तो इसको सॉल्व करके फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, देखो।
हाँ बच्चों, सबका आ गया 2R? ठीक है ना, सबको समझ आ गया मेथड कि किस केस में अप्लाई होगा? तो जब भी आपको दिखे कि ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टर्स हैं, तब आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। मतलब बेसिकली वो होगा ये बच्चों कि अगर इनफाइनाइट होगा तो वो सेम पैटर्न ही रिपीट होगा, ठीक है, अदरवाइज तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ओके, तो आज बच्चों हमने 3 टेक्निक्स की हैं ब्रॉडली, राइट? व्हीटस्टोन, इक्विपोटेंशियल और इनफाइनाइट। तो अपने बच्चों होमवर्क में एक्सरसाइज 01 3A मैं अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं करूंगा, बट मतलब आप ट्राई तो कर ही सकते हो। जी और एच पार्ट्स कर लेने हैं बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, मैं 3A कर रहा हूँ डिस्कस, पुराने वाली, और फिर मैं 3B करूंगा। मतलब जिसने नहीं की हुई, यू कैन लीव। 3A में बच्चों कौन सा पार्ट करना था? ई पार्ट। ई में बताओ बच्चों डाउट्स। 8th क्वेश्चन। इससे वजह शायद आपको वो नहीं समझ आया होगा कि जैसे क्या है कि वो जो पूरा रजिस्टर है ए बी सी, वो पूरे रजिस्टर की वैल्यू है 2000 ओम्स, ठीक है। तो अब हमें कह दिया कि ए बी इज 500। तो बेसिकली क्या हो गया इसमें कि ये ऊपर वाले रजिस्टर की वैल्यू 500 हो गई और नीचे वाले की 1500 हो गई, ठीक है। तो बाकी तो बस करंट डिवाइड करके हो ही जाएगा। क्लियर कुरसाइल? ओके हाँ जी, आई पार्ट। वो जो पावर वाले छोड़ देना फिर से। तो बच्चों आपने देखा होगा बेसिकली करंट का ना इलेक्ट्रोस्टैट से भी इजी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक फिक्स पैटर्न पे हैं, है ना, नो वैरायटी। ओके, 3B करें? हाँ जी।
बताओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, गुड क्वेश्चन। इसमें गलती हो सकती है। सी, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आपको क्या पता चल रहा है? उससे तो आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 20 है। वाई और जेड की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो कुछ नहीं पता चल रहा ना। समझ गए बच्चों? तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक्स में तो 20 होगी ही होगी, बाकी वाई और जेड कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए आंसर जो होगा वो बी और सी बन जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है करते हुए। 8th क्वेश्चन जो है, इसमें जब आप बेसिकली वो जब एक हाइट पे उस पर फोर्स लगाओगे, उसमें जब आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, तो एसएचएम आ जाएगा, राइट? टेंथ क्वेश्चन, charges Q1 and Q2 are placed inside and outside of an uncharged conduction shell. Assume Q1 is at center of shell. हाँ जी, तो Q1 पे क्या फोर्स आएगी? जीरो ही आएगी वो तो, करेक्ट। तो एक तो ए ठीक हो गया। और ओके, मैं समझ गया बच्चों आपका क्या डाउट है। डाउट ये है कि सी क्यों नहीं है आंसर, राइट? सोचो ध्यान से। जो बताओ, ये जो शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी? नॉन यूनिफॉर्म, राइट? बिकॉज ऑफ Q2 इट इज नॉन यूनिफॉर्म। हमारे को ये कहीं नहीं दिया हुआ कि जो चार्ज Q2 है वो बहुत दूर पड़ा है कुछ, है ना? अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो समझ गए?
फिर तो उसको पॉइंट चार्ज की तरह नहीं ट्रीट कर सकते ना, इसलिए आंसर सी नहीं आएगा। ओके, क्लियर हो गया सबको 10th क्वेश्चन? थर्टींथ क्वेश्चन में टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव, तो जी नीचे को, और जो ये शीट के कारण जो एक्सेलरेशन आएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी, राइट? तो उसका रिजल्टेंट समझ गए? हाँ सर, फिर डी नहीं आना चाहिए क्योंकि जी इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा। नहीं, जी इफेक्टिव तो बढ़ जाएगा ना, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस समथिंग आएगा। ओके सर। आगे बचाओ। 14th क्वेश्चन, ए पार्ट। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनैलिटी r⁻⁻² होएगी तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, राइट? क्योंकि फिर आपका ई डॉट डी ए जब हम करते हैं तो वो कटेगा नहीं ना एरिया। मतलब अभी क्यों आ रहा है गॉस लॉ? क्योंकि फील्ड 1/r² में आती है, और जो एरिया आता है, जैसे हम कोई अगर शेल बना दें चार्ज के अराउंड, तो एरिया में 4πr² आता है, तो r² कट जाते हैं, है ना? तो अगर हम कोई और पावर कर देंगे तो फिर तो वो कटेगा ही नहीं। हाँ जी, आगे। तो बच्चों ये 8th क्वेश्चन कैसे होगा? बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा? चार्जेस एक दूसरे से रिपेल होके दूर जाएंगे, तो एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा और एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो उससे जैसे आपने अगर चार्ज ए की जैसे 7th क्वेश्चन किया तो आपने चार्ज ए की स्पीड निकाल ली, राइट? तो 8th क्वेश्चन क्या है? वर्क डन। तो वर्क डन क्या है? डेल्टा के यू ऑफ चार्ज है, तो उससे निकल आएगा, राइट?
मतलब हम इंडिविजुअली चार्ज ए के ऊपर लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो चार्ज ए के ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो लग रही है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए, उसके डेल्टा के इक्वल ना। आगे बच्चों, मैट्रिक्स फोर्थ से पहले कोई बच्चों? ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, शेल वन। ओके, तो फिगर से देख के बच्चों पता चल रहा है, तो हमें ये भी देखना है कि मतलब कि जिस बी पार्ट में कि जैसे जिसके ऊपर चार्ज है वो बड़ी शेल है और जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो छोटी शेल है ना। तो बी में एक तो चार्ज फ्लो करेगा, पी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी, क्यू आएगा, और आर आर एस नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी तो इसका मतलब हीट तो प्रोड्यूस हो ही रही है, एंड ऑब्वियसली एस जो है वो गलत है, दोनों पे ही चार्ज होगा। डाउट बच्चों ये क्यू पार्ट का है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हम कैसे कह सकते हैं? यस सर, सर मैंने मतलब मैथमेटिकली लिखी थी, मतलब R1 R2 रेडियस मान के, तो उससे आ नहीं रहा था। नहीं, उससे भी आ जाएगा, और ये बच्चों आपको कभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप कैसे सोचोगे फंडामेंटली कि अगर कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन में चार्ज मूव करेगा ही क्यों? मतलब जब हम कहते हैं कि चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना, तो बेसिकली चार्ज मूव कर ही क्यों रहा है? ताकि वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम करे। हम कहते हैं ना सिस्टम हमेशा अपनी एनर्जी कम से कम करने की कोशिश करता है। तो एक सिंपल बात ही हम याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा केस जहां पे चार्ज मूव कर रहा है वहां पे डेफिनेटली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है एंड डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसमें अगर आप R1 R2 से भी करोगे तो भी 100% आ जाएगा। थोड़ा सा वो टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड सी बनेंगी, बट आप जैसे पोटेंशियल इक्वेट करके चार्ज लिख दो और फिर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, वो आ जाएगा। समझ आ गया बच्चों? ये बच्चों लाइन प्लीज याद रखना, बहुत काम आएगी। ठीक है, जहां पर भी चार्ज मूव किया है मतलब वहां पे देयर इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, आगे बच्चों, इंटीजर। ये बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में मिली कूलम लेके आ रहे हैं आंसर कि माइक्रो कूलम लेके आए?
बताओ निष्ठा, मनकीरत। देखो बच्चों, बताओ भाई। इलेक्ट्रिक तो दी हुई है किलो वोल्ट, वो तो 10⁻³ है। करा नहीं क्या? इसमें बच्चों टाइम पीरियड क्या बनेगा? करना क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लो कि डायपोल को थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है थीटा एंगल से, तो जो टॉर्क लगेगी स्मॉल थीटा के लिए, तो टॉर्क हो गई, और वो अपोजिट डायरेक्शन में -PE/थीटा, तो ये हो गया इक्वल टू I अल्फा। तो आपका ओमेगा स्क्वायर बन गया PE/I। टाइम पीरियड इज 2π√I/PE। अब I क्या बन जाएगा? अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो टाइम पीरियड तो निकालना ही नहीं, ओमेगा ही निकालना। तो ओमेगा√PE/I बन गया। तो P क्या बन गया? अगर मैं यही यूनिट्स लूँ तो P इंटू, तो P तो बन गया 1 × 3 × 20 अपॉन I क्या बन जाएगा? 3 × 3²/4। नहीं, ICM निकालोगे ना बच्चों? I मैंने ग्राफ लिख दिया। ICM 6 आता है। ओके, तो इससे तो √10 बन गया अगर मैं यही यूनिट्स यूज करता हूँ।
और अगर हम मिली लेंगे तो बेसिकली तो अंदर एक 10 × 10⁻³ आ जाएगा, तो 10⁻⁴ उसका रूट लेंगे तो फिर 10⁻² आ जाएगा, इज इट? सर अंदर 10⁻² बन जाएगा ना फाइनली मतलब सेकंड केस में 10⁻² बन जाएगा, है ना? अंदर? यस सर। नहीं सर, रूट के अंदर 10⁻² बनेगा। हाँ, जो भी है, मतलब बच्चों आपने देख लिया क्या? मतलब ये माइक्रो कर दूं इसको? ओके। ओके, आगे बच्चों। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा? बस मतलब जो क्यूब के अंदर फ्लक्स इंक्लोज हो जाएगी वो इस वायर की ये लेंथ और इस वायर की ये लेंथ उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, जो इतने पोर्शन में चार्ज है, तो वो आप निकाल सकते हो। ये जो चार्ज डेंसिटी है बेसिकली, ये चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ दी होगी, राइट? तो इसको बस लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में आप पहले तो आर वेक्टर निकालोगे। आर वेक्टर क्या बन जाएगा? 2i कैप -4j कैप -k कैप, राइट? फिर जो फॉर्मूला था वो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था? कि P.R/R3। तो वो यूज हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? इसका आ जाता है बच्चों आंसर सेवंथ का?
ओके, तो एक बार दोबारा ट्राई करना आशीष, हो जाएगा। फिफ्थ में हमें डिवाइड थोड़ी करना है, फिफ्थ में तो हमें मतलब टोटल फ्लक्स ही बतानी है ना, हमें कौन सा एक फेज के लिए बतानी है। अच्छा, हाँ तो क्यूब ही है ना, वो फिगर देख के ऐसा लग रहा है एज इफ क्यूब नहीं है, वो क्वेश्चन में क्यूब ही लिखा हुआ है। तो अब इस केस में क्या होगा, हाँ तो ये नहीं कि सीधा 6 से डिवाइड कर दिया, तो जैसे जो वर्टिकल लाइन है उसकी फ्लक्स 4 फेसेस पे डिवाइड होएगी ना, और ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी फ्लक्स भी 4 फेसेस पे डिवाइड होएगी। जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इस वाले फेस और इस वाले फेस के थ्रू तो कोई फ्लक्स ही नहीं होएगी ना। ठीक, तो बस वो फिर बाय 4 हो जाएगा। क्लियर, चलो ठीक है बच्चों, ओके, बाय बच्चों।